चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड आई एम डॉक्टर ज़ुबैर एंड आई विल जस्ट गिव अ रिव्यू दैट हम जो स्टडी कर रहे हैं, हमारा टॉपिक बेसिकली डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। यहाँ हमने क्या देखा कि वक्त के साथ साथ फर्स्ट हम बात कर रहे थे कि हम अपने पैसे को एक्सचेंज रेट के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे। तो फिर हमने ये सिनेरियो देखा कि नई जीव जो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है, वो हमें ये बताती है कि हमें जो है अपना किस तरीके से डेवलपमेंट को मेजर करना चाहिए। हमने ये पीपीपी थ्योरी जो लगाई, इसमें हमने ये देखा कि हम बास्केट्स देख लेते हैं, यानी $1 की कितनी बास्केट्स हमें पाकिस्तान में मिलती हैं, $1 की कितनी बास्केट्स हमें चाइना में मिलती हैं, $1 की कितनी बास्केट्स ऑफ गुड्स हमें यूएसए में मिलती हैं। जब हमने कंपेयर किया कि अगर वो सेम मिलती हैं तो इट मीन्स दैट हमारा पाकिस्तान भी डेवलप है। अगर हमने ये देखा कि $1 की बास्केट्स ऑफ गुड्स जो हैं, गुड्स ऑफ बास्केट्स जो हमें मिलती हैं, अशिया कम तादाद में मिलती हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट का इशू है। तो यहाँ से हम ये भी लास्ट सेकंड लास्ट लेक्चर है हमारा जो हमने देखा था। फिर हमने ये देखें कंपैरिजन किया हुआ था कि परचेजिंग पावर पैरिटी के तहत किन किन चीज़ों को हम देख सकते हैं, उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं डेवलपमेंट की। इसके बाद मैंने जो लास्ट लेक्चर आपको बताया, जो लास्ट लेक्चर का ओवरव्यू मैं आपको 1 मिनट का दे दूं, जो कि आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा। उसमें हमने ये देखा कि एक ट्रेडिशनल इंडेक्स जो था, HDI इंडेक्स था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था, उसमें क्या किया जाएगा, म्यूट हो जाए, थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही। तो लास्ट टाइम जो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड किया गया, उसमें यही बात बताई गई कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें एजुकेशन होती है, उसमें आपका हेल्थ का इशू होता है, उसमें आपकी नेशनल इनकम इंक्लूडेड होती है। फिर हमने ये देखा कि उसकी न्यू HDI इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 तक है। अगर किसी मुल्क की वैल्यू 0.5 से अबव है, 0.6, 7, 8 तक आती है, तो उस कंट्री का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसकी डेवलपमेंट स्टेटस जो है वो बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर। अगर वो ज़ीरो के करीब होगी, 0.5 से कम होगी, तो हम कहेंगे कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो लो है। यहाँ पे हमने देखा था कि हमने इंडेक्स यानी एजुकेशन का इन तीनों को इकट्ठा किया था, फिर उनको न्यू HDI में कन्वर्ट किया, और ये इक्वेशन हमने देखी कि आप जो है HDI इंडेक्स के मुताबिक जो है ना, हर मुल्क का इंडेक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको दी गई है, और जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा मुल्क कितने लेवल पे खड़ा है, कौन सा कंट्री। ख़ास तौर पे कनाडा हो गया, USA हो गया, ये HDI इंडेक्स में काफ़ी आगे हैं, और इसकी वजह यही है कि डेवलप नेशंस हैं, वहाँ मसाइल नहीं है, वहाँ एजुकेशन कंप्लीट है, एट्सेट्रा। ये हम तमाम चीज़ें जो है ना देख चुके थे ये मुख्तलिफ के लास्ट लेक्चर में। और ये इन्होंने फिर कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, हमने लास्ट लेक्चर में इसके साथ रेडी कर चुके हैं, जो वीडियो अपलोड हुई थी, जो लिंक आपसे शेयर किया गया था। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर पे मैं मूव करना चाह रहा हूँ, और हम आएंगे, जस्ट वेट अ व्हाइल एंड आई एम ओपनिंग द न्यू चैप्टर। तो ये बुक है ना, इसको अगर स्लाइड से देखा जाए समटाइम तो इशू हो जाता है, 1 सेकंड वेट कीजिए। जी बच्चे, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक ग्रोथ की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। आप जैसा कि जानते हैं कि बेसिकली थ्योरी होती क्या है।
बेसिकली थ्योरी का ये होती है बच्चे कि एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। कुछ लोग एक ऑब्जर्व चीज करते हैं और उसके मुताबिक अपनी एक स्टेटमेंट दे देना कि ये चीज ऐसे होगी। उनकी अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एक खास वक्त लगता है उस पे काम होता है, उसके बाद वो एक स्टेटमेंट लॉन्च की जाती है जिसको एक थ्योरी का नाम दिया जाता है। इसी तरीके से जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट वक्त के साथ साथ होती गई, ग्रोथ होती गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती गई, तो डिफरेंट जो हमारे पास ऑथर्स थे उन्होंने क्या किया कि वक्त के साथ साथ अपने आइडियाज़ हमें बताए कि ये चीज़ ऐसे होगी। जैसे कि एक हाइपोथेसिस होता है ना, कि एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, तो ये बेसिकली उसी के तहत होता है। और हम जो ख़ास तौर पे रिसर्च के स्टूडेंट्स होते हैं वो इन थ्योरीज को प्रूव करने में भी लग जाते हैं अपनी इकोनॉमी में। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कोई बात की है तो उसको प्रूव कर किया जाता है बाद में किसी खास रीजन में जाके उसके डाटा लेके। तो ये बच्चे हम देखेंगे कि इन लोगों ने क्या क्या हमें कहा। एवरी नेशन, थोड़ा सा वक्त लगेगा स्टडी में क्योंकि एक थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीखना चाहिए हमें क्या कहना चाहता है वो। Every nation strives after development. Economic progress is an essential component, but it's not only component. ये चैप्टर वन में हमने देखा कि ये जस्ट इकोनॉमिक फिनोमिना नहीं है डेवलपमेंट। It, in an ultimate sense, it must encompass more than material and financial side of people lives to expand human freedom. ये एक इकोनॉमिक फिनोमिना नहीं है कि आपके पास पैसे होने चाहिए, लोगों की जिंदगियां होनी चाहिए। नहीं, एक डेवलप इकोनॉमी के लिए क्या इसने हमें बात बताई कि कुछ आज़ादी भी होनी चाहिए हमारे पास, हमारे कुछ राइट्स भी होने चाहिए। देखिए, अगर एक ऐसा मुल्क है जहाँ टोटली इसने यहाँ फ्रीडम की बात की है, सबसे फोकस किया है कि लोगों की जिंदगी और फाइनेंशियल साइड इम्पोर्टेंट नहीं है मुल्क की मईशत के लिए, क्या है उनकी आज़ादी है। डेवलपमेंट शुड देयरफॉर बी परसीव्ड एज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ये कोई एक एस्पेक्ट नहीं है एक पैसों का, ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है इन्वॉल्विंग द रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीओरिएंटेशन ऑफ एंटायर इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम, जो कि ओवरऑल सोशल सिस्टम पे बेस करता है। In addition, the improvement in income and output it typically is more radical changes in institutional, social, and administrative structure as well as popular attitudes and even custom and beliefs. बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है हमने यहाँ पे, हमें पता चली। एक मिनट, क्या मैसेज आया हुआ है किसी का? आवाज़, आवाज़ का मसला है जी। मेरीना नियाज को आवाज़ नहीं आ रही, तो आपको आ जाएगा कि नहीं बताएं? सर आ रही है। हाँ, मेरीना के स्पीकर का मसला है। और चले बच्चे, आपका नेट का इशू भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखने लगे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि रेडिकल चेंजेस आनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, पॉपुलर एटीट्यूड्स होने चाहिए, कस्टम एंड बिलीव्स पे बेस होता है, जस्ट पैसों पे बेस नहीं होता। फाइनली, ऑल दो डेवलपमेंट इज यूजुअली डिफाइंड इन अ नेशनल कॉन्टेक्स्ट, इट्स मोर वाइडर सेक्टर realization may necessity modification of the international economic and social system as well. चलें जी, हमने ये देखा कि चैप्टर, इन दिस चैप्टर में हम क्या करेंगे, वी एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल एंड इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन इन स्कॉलरी थिंकिंग अबाउट हाउ एंड व्हाई डेवलपमेंट डज एंड डज नॉट टेक प्लेस। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट थे, जो स्कॉलर थे, जो इस पे स्टडी कर रहे थे, उनका क्या पर्सपेक्टिव था, उन्होंने किन किन चीज़ों को फोकस किया। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है चैप्टर थ्योरीज के हिसाब से। अगर भी आपसे थ्योरी का आइडिया हो जाए तो कोई मुश्किल थ्योरीज नहीं है, बड़ी सिंपल सिंपल बातें होंगी। वी डू दिस बाय एग्जामिनिंग फोर मेजर एंड ऑफन कंपीटिंग डेवलपमेंट थ्योरीज। क्या है कि इस चैप्टर में हमें फोर कंपीटिंग डेवलपमेंट थ्योरीज मिलेंगी, चार चीज़ों पर डिस्कशन होगी इस मुकम्मल चैप्टर में। आज जो है हम दो थ्योरीज पे बात करेंगे, फिर दो को इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे। You will see that each offers valuable insights and useful perspective in the nature and development process. Definitely, some newer models of development and underdevelopment draw electrically on the classical theories. क्या है कि डेवलपमेंट पे, अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमीज पे बात होगी।
Approaches to the analysis of economic growth are introduced throughout this review. अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। क्या हमें बात बताई जाएगी क्या है क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या है, फोर अप्रोचेज हैं हमारे पास। कभी बात हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कितनी अप्रोचेज हैं, तो इसमें फोर अप्रोचेज डिस्कस की गई हैं, यानी फोर मॉडल्स हमें बताए जाएंगे। फर्स्ट पे आता है जी हमारे पास द लीनियर स्टेज ऑफ ग्रोथ मॉडल, यानी एक लीनियर स्टेज आएगी, यानी एक ट्रेडिशनल बात होगी कि कहाँ से ग्रोथ मॉडल स्टार्ट हुआ। फिर आएगी थ्योरीज एंड पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, ये सेकंड होगी। आज हम इन्हीं दो को ही देखेंगे, द लीनियर स्टेज ऑफ ग्रोथ मॉडल को एंड थ्योरी ऑफ पैटर्न स्ट्रक्चरल चेंज को। थर्ड पे हमें बताया जाएगा द इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन, द न्यू क्लासिकल फ्रीडम मार्केट काउंटर रेवोल्यूशन। अब जो है ना, इनमें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया यही फोर थ्योरीज के बारे में बताता चलूं, ताकि वक्त के साथ साथ जो है ना आपको समझ आती जाए। देखिए सब, क्योंकि ना पूरा चैप्टर इन्हीं फोर अप्रोचेस पे बेस है। फर्स्ट में आपको क्या बताया जाएगा कि कुछ स्टेप्स बताए जाएंगे कि ये स्टेजेस में ये स्टेजेस हमें जो है ना डेवलप करनी चाहिए। लीनियर स्टेज क्या थी। सेकंड पे क्या है, हमें स्ट्रक्चरल चेंज यानी तब्दीली वाकई होनी चाहिए। थर्ड जो इसने अप्रोच बताई है, इसमें ये बताया जाएगा कि हमारा ताल्लुक जो है ना अब वर्ल्ड एज बिकम अ ग्लोब है, कि अब जो है ना इंटरनेशनल डिपेंडेंस भी है इसके साथ साथ। चौथे नंबर पर भी ये कोई मिलती जुलती चीज़ है कि फ्री मार्केट्स होनी चाहिए, यानी ओपन मार्केट्स होनी चाहिए, क्लोज्ड इकॉनमी नहीं होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, तभी competitive प्राइसेस और डेवलपमेंट होती है। ये बेसिकली फोर चीज़ें हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। थ्योरिस्ट ऑफ द 1950 and 60 viewed the process of development as a series of successive stages of economic growth through which all countries must pass। क्या है कि 1950 में या 1960 में जो है ना एक चीज़ डिस्कस की गई, उसमें ये बताया गया कि डेवलपमेंट की जो है ना कुछ स्टेजेस हैं। इट वाज प्राइमरी एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इन विच द राइट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एड वर ऑल दैट वर नेसेसरी टू इनहेल्प डेवलपिंग नेशन टू प्रोसीड अलोंग विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या है बच्चे कि राइट क्वांटिटी चाहिए हमें, सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन एड की, तब जाके हम जो है ना एक डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। ये बेसिकली चार स्टेजेस हमें बताई गई कि ये एक प्रोसेस से हमें गुजरना होगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना ये बातें आई हैं तब से, ये रेवोल्यूशन आया जब से ना वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी ना 1939 से लेके 1945 तक, 1945 के बाद, जबकि नेशंस जो हैं वो तबाह हो चुकी थी। उसके बाद इन चीज़ों पे सोच विचार की गई इकोनॉमिस्ट की कि मुल्क को, मामलात को, मईशत को कैसे बदला जाए। तो तब जाके ये थ्योरीज इन्होंने निकाली और अपने आइडियाज़ को सेट किया। अब हम थोड़ा सा ना नेक्स्ट आ जाते हैं, डेवलपमेंट एज अ ग्रोथ एंड द लीनियर स्टेज थ्योरीज, यानी क्या क्या स्टेजेस हमें बताई गई हैं। फर्स्ट जो फोकस है हमारा डेवलपमेंट एज अ ग्रोथ एंड द लीनियर स्टेज थ्योरी में क्या बताया गया, व्हेन द इंटरेस्ट इन द पुअर नेशन ऑफ द वर्ल्ड रियली बिगेन टू मटेरियलाइज फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर 2। जी 1945 के बाद ये बातें फोकस की गई, पुअर नेशंस को फोकस किया गया। Economists in the industrial nation were caught off guard. They had no readily available conceptual apparatus with which to analyze the process of economic growth in largely agrarian societies that lacked modern economic structures। यहाँ पे हमें ना कुछ ये बताया गया कि कुछ इकोनॉमिस्ट जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के थे, उन्होंने तज्जिया करना स्टार्ट किया कि एग्रेरियन सोसाइटीज़ को कैसे डेवलप किया जाए और वो किस तरह से मॉडर्न इकोनॉमी से काफ़ी फासले पे हैं। बट दे डिड हैव द रीसेंट एक्सपीरियंस ऑफ मार्शल प्लान, under which massive amounts of US financial and technological assistance enabled the war-torn countries to Europe to rebuild and modernize their economies in matter of years।
यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि ऑलरेडी इन इकोनॉमिस्ट को कुछ एक्सपीरियंस था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन भी हुई थी। उसके बाद काफ़ी मामला जो मईशत के थे, एक दुनिया की जो मईशत थी उसको बेटर करने के लिए उन्होंने कई टूल्स, कई ऑपरेटर्स तो ऑलरेडी उनके पास मौजूद थे, लेकिन उनका फोकस यही था कि कुछ एग्रेरियन इकोनॉमीज है उनको किस तरह से बदला जाए। Moreover, was it not true that all modern industrial nations were once underdeveloped agrarian societies? Surely their historical experience in transforming their economies from poor agricultural subsistence societies to modern industrial giants had important lessons for the backward countries of एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो पुअर नेशंस थी उनके बारे उनको फोकस किया गया। द लॉजिक ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ दीज टू स्टैंडर्ड ऑफ थॉट्स, द यूटिलिटी ऑफ मासिव इंजेक्शंस ऑफ कैपिटल एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ न्यू डेवलप्ड कंट्रीज। हमें क्या इंजेक्शन ऑफ कैपिटल की बात की गई। अच्छा, वाज टू रेजिस्टेंस टू बी रिप्यूटेड बाय स्कॉलर्स, पॉलिटिशियंस, इन सब ने इन पर बातें की। तो पहली बात जो हमें बताई गई इस स्टेज में, जो हमें फर्स्ट फोकस किया गया डेवलपमेंट एज अ ग्रोथ एंड द लीनियर स्टेज ऑफ थ्योरीज में, फर्स्ट फोकस जो थ्योरी जो बयान की गई वो किसकी वजह से इसने बयान की, रोस्टो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। इस ये इस बंदा था रोस्टो, इसने जो है ना बेसिकली बात हमें बताई। इसके बारे में अब हम थोड़ा सा रीड अप करेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, जी बच्चे आवाज़ सुन सकते हैं आप? कैन यू हियर मी प्लीज इन्फॉर्म मी। जी सर। हाँ चलें, एक मिनट, कोई आइडिया हो रहा है आपको थोड़ा सा? जो जी सर। थ्योरीज होती हैं ना उनका बेसिकली एक हिस्ट्री होती है, हमें बताई जाती है कि किसने किस पॉइंट पे काम किया, किस पॉइंट पे काम ना किया। अच्छा, मुझे अभी 9 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, एक मिनट मुझे दे दें, हम थोड़ी सी वक्त के साथ अटेंडेंस का मैटर भी सॉल्व कर लें, फिर हम वो स्टार्ट लेने लगे हैं फर्स्ट थ्योरी जो कि उसने दी थी। अच्छा, लास्ट लेक्चर हमारा था 11 को था, उससे पहले 4 को मुझे लगता है पेपर हुए थे। नहीं नहीं, 4 को नहीं हुए थे पेपर। 28/4/11। अच्छा जी, हाँ सिद्रा शौकत मौजूद हैं कि नहीं? जी सर। प्रेजेंट। जी प्रेजेंट सर। अच्छा, आपके एग्जाम कब होंगे, कितने लेक्चर हो गए हैं, कोई आइडिया है बच्चों आपको? सर 26 से एक्सपेक्टेड है। 20। तो इसका मतलब नेक्स्ट वीक क्लास है? सर लेकिन अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि डेट शीट नहीं आई हमारी। अच्छा, उजमा गफूर प्रेजेंट हो गई। अच्छा, मेरीन इलाई है कि नहीं है? प्रेजेंट हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, रिमशा, रमशा खालिद एब्सेंट हो गई। अच्छा, रिदा खालिद ये अभी आई हुई थी। रिदा खालिद अवेलेबल? यस सर। अच्छा, तो मोहम्मद वसीम भी आए हुए हैं मुझे लगता है, मोहम्मद शुएब भी आए हुए हैं। यस सर, मोहम्मद वसीम प्रेजेंट। शुएब है कि नहीं है? आया जी। ऑनलाइन हो शुएब कि नहीं? यस सर, ऑनलाइन। ठीक है, अफशीन बाकिर, प्रेजेंट सर। तरीम महक, अच्छा जी, जमरुद अली, अबरू फातिमा, मरीना नियाज, मरीना नियाज। अच्छा जी, 8 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 बनते हैं। हाँ 7 ही ऑनलाइन है, 8वां तो मैं खुद हूँ।
जी जी, कैन यू हियर मी प्लीज? जी बच्चे, कैन यू हियर मी प्लीज? Yes, sir, we do. Yes, sir. तो अब जी हम थोड़ा सा फर्स्ट क्या बात हुई, रोस्टर साहब ने क्या बात की। The most influential and outspoken advocate of the stages of growth model of development was American economic historian Wal W. Rostow ने क्या बताया? According to Rostow, the transition from underdevelopment to development can be described in terms of series of steps or stages through which all countries must proceed. इसने हमें यही बात की, अगर आपसे कोई भी पूछे कि क्या क्या बातें थी, तो हमें यही बताना है कि हर मुल्क को एक खास किस्म की स्टेजेस से गुजरना होगा। क्या क्या स्टेजेस होंगी भला? उसने एक अपनी बुक में लिखा, रोस्टो रोड इन द ओपनिंग चैप्टर ऑफ द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये उसकी बुक किताब का नाम था। द बुक प्रेजेंट्स एन इकोनॉमिक हिस्टोरियंस वे ऑफ जनरलाइजिंग दिस स्वीप ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. It is possible to identify all societies in their economic dimensions as like 5 categories. क्या था भला? उसने कहा कि पहले सबसे पहले क्या होगी? द ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी। उसमें क्या होगा? द प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ इनटू सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ आनी चाहिए, सेकंड जो उसका स्टेप है, यानी उसमें सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ आनी चाहिए। देन जो है कुछ टेक ऑफ होना चाहिए, कुछ मूवमेंट होनी चाहिए, फिर उसको ड्राइव टू मैच्योरिटी की तरफ जाना होगा, मैच्योर हो जाएगी उसकी इकोनॉमी, एंड द एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। तो ये जो है ना, एज ऑफ मास कंजप्शन भी होगी। देखें, इसने यही बातें हमें बताई कि ट्रेडिशनल सोसाइटी है। अब इसको हमने ना लेफ्ट साइड पे यही बातें लिखी हुई हैं, तो इसने हमें ये कॉन्सेप्ट दे दिया कि 4-5 स्टेजें होंगी, इसमें से इसको गुजरना होगा। आपने देखा है कि कुछ लोग होते हैं हमारे मुल्क में, मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे मुल्क में जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि अगर एक इंसान अपनी ज़िंदगी लगाता है, अगर वो 20 साल में कहीं है तो 30 में 40 में उसकी स्टेजेस को तब्दील होना चाहिए, डेफिनेटली उसको डेवलप होना चाहिए। अगर उसने डेवलपमेंट नहीं की तो उसने कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही बच्चे ममालिक हैं, उनमें ये क्या है कि एक ट्रेडिशनल सोसाइटी से फिर वो कंडीशंस लगाएंगे कि सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ कैसे की जाए, कि वो सेल्फ सफिशिएंट कैसे बने, किस तरह से वो टेक ऑफ करें अपनी उस सिचुएशन से, और किस तरह वो मास कंजम्पशन की तरफ जाएं, यानी अपनी चीज़ों ज़रूरियात जो हैं वो खुद प्रोड्यूस कर सकें। जी बच्चे, आपको समझ कैन यू हियर मी माय वॉइस? एक बंदा था, तो मुझे अपनी लाइफ में ना वो मिला। उसकी क्या थी बच्चे के ना, उनकी एक हैबिट थी कि हर वक्त क्या है कि दूसरों से मांगना। ठीक है, तो अगर, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप गरीब हैं तो आप पे ज़कात भी फ़र्ज़ है, आप ले सकते हैं ज़कात। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एक गरीब इंसान जो एक ज़कात लेने का हकदार होता है, उसको अगर 5 साल भी ज़कात लेनी पड़े तो वो ले ले, लेकिन छठे साल में उसको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ का मैटर उसमें आना चाहिए कि मैंने 5 साल के बाद बदलना है अपने आप को, उस सिचुएशन से मूव करके एक मैच्योरिटी की तरफ आना है। ठीक है बच्चे, तो इसी तरह ममालिक को भी ऐसे ही होना चाहिए। अगर पुअर मैनेजमेंट होगी तो कहीं पे भी काम नहीं बनेगा। अब हमने ना यहाँ पे जो है ना, ये एक इसका आइडिया को हमने देख लिया जी, इसने हमें जो आइडिया बताया। These stages are not merely descriptive, they are not merely a way of generalizing certain factual observations about the sequence of development of modern societies. They have an inner logic and continuity. They constitute the end both theory about economic growth and more general, if still highly partial, theory about modern history as a whole. ये उसने एक बुक में हमें बातें बताई। अब हम देखेंगे कि इसके साथ साथ द एडवांस कंट्रीज इट वाज आर्ग्यूड हैड ऑल पास द स्टेजेस ऑफ टेक ऑफ। जो एडवांस कंट्रीज होती हैं वो तमाम टेक ऑफ की स्टेज को क्रॉस करती हैं, सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ को भी क्रॉस करती हैं इन स्टेजेस को। एंड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज दैट वर स्टिल इन आइदर द ट्रेडिशनल सोसाइटीज और
precondition stage had only the follow a certain set of rules of development to take off in their turn and to self-sustaining economy. क्या है कि जो डेवलप कंट्रीज डेवलप नेशंस हैं वो टेक ऑफ की स्टेज को भी क्रॉस कर लेती हैं, और जो डेवलपिंग है वो कहाँ तक आती हैं जब सेल्फ सफिशिएंट तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंचती हैं और टेक ऑफ नहीं कर सकती आगे। अब यहाँ पे हमें ना मजीद कुछ हॉरर डोमर ग्रोथ मॉडल एक बयान किया गया। One of the principal strategies of development necessary for any takeoff was mobilization of domestic and foreign saving in order to generate sufficient investment to accelerate economic growth. The economic mechanism by which more investment leads to more growth can be described in terms of Harrod-Domer growth model, today often referred as the AK model. अच्छा बच्चे, एक ना AK मॉडल हमें बताया गया है। मैं आपको एक थोड़ी सी एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं एक क्लास पढ़ाता हूँ फाइनेंस की, उसका सब्जेक्ट का नाम है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उसका नाम है कि स्टॉक एक्सचेंज में पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी स्टॉक एक्सचेंज में पैसे को इन्वेस्ट करता हूँ। जब ये मैं बुक पढ़ाने लगता हूँ, ये चैप्टर पढ़ाने लगता हूँ, ये टॉपिक, तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ, मैंने एक किताब में पढ़ी थी, हमेशा वही नेशंस कामयाब होती हैं जिनकी हैबिट होती है सेविंग की। जी, डिड यू गेट माय पॉइंट? शुएब, आवाज आ रही है? सिद्रा, आपको आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, तो क्या मैंने बताया अभी कि वही नेशंस कामयाब होती हैं जिनकी हैबिट सेविंग की होती है। तो जब हमने देखा कि जो कंट्री, जो नेशन सेव करेगी वो डेफिनेटली आगे उस सेविंग को इन्वेस्ट करेगी और जाके, अब इसने हमें क्या बताया, ग्रोथ मॉडल में हमें बताया गया a functional economic relationship in which the growth rate of domestic product depends on directly to the national net saving rate। अब HD ग्रोथ मॉडल में हमें डिफाइन किया गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन हमारा रिलेशनशिप है जीडीपी के साथ, किसका भला? नेशनल नेट सेविंग का। अगर एक मुल्क का सेविंग रेट अच्छा है तो उसका जीडीपी में डेफिनेटली इन्हांस होगा। एंड इन्वर्सली ऑन द नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशो। और क्या है कि नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशो जो है उसके साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। अच्छा जी, क्लास अभी 10 मिनट्स में एंड हो जाएगी क्योंकि वो टाइम लिमिट हमारे पास खत्म हो जाती है 40 मिनट्स के बाद। तो इसको अब हम थोड़ा सा देखेंगे। एक मॉडल में इट इज बेस्ड ऑन द लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन विद आउटपुट गिवन बाय द कैपिटल स्टॉक टाइम्स एज कांस्टेंट, often labeled in one form or another. It has frequently been applied to policy issues countries such as in the two gap model examined chapter 14। अच्छा, every economy must save a certain proportion of its national income। इन्होंने ज्यादा फोकस इसी बात पे किया कि कोई भी मुल्क है तो उसको सबसे पहले हैबिट सेविंग की डालनी होगी, if only to replace worn out or impaired capital goods, equipment and material। इवन के क्योंकि हमें कैपिटल गुड्स को जो है ना सेव करना है। however in order to grow new investment representing net additional of the capital stock are necessary। कैपिटल स्टॉक क्या होता है बच्चे? जी, कोई आइडिया है हो किसी के पास? कैपिटल स्टॉक क्या होता है? और रिदा खालिद, आपको तो पता होगा। हाँ, और अभी इसके साथ रिदा के साथ बैठी हैं हमारे जीआर कौन है क्लास में? गायब हो गई है उस्मा। सर उस्मा। उस्मा, कैपिटल क्या होता है स्टॉक? सर जो हम प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। जी, यानी ऐसे असासे जो हम प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं।
एक ऐसे असासे जिनको इस्तेमाल करते हुए हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, हमें पैसे जनरेट हो सकते हैं और इनकम जनरेट होती है, प्रोडक्टिविटी जनरेट होती है। अच्छा, however, in order to grow new investment represent net additional to capital stock, if we assume that there is some direct economic relationship between the size of total capital stock and total GDP। अब हम ये थोड़ा सा 1 मिनट वेट करें, मैं तो इसको देख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि इफ $3 कैपिटल इज ऑलवेज नेसेसरी टू प्रोड्यूस एन एनुअल $1 स्ट्रीम ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कहते हैं कि हमें ना $3 सेव करने होंगे, तभी जाके एनुअली हम अपना $1 मजीद अपनी इकोनॉमी में इन्हांस कर सकते हैं। तो ये उन्होंने एक बात बताई, इट फॉलोज दैट नेट एडिशंस टू द कैपिटल स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट विल ब्रिंग अबाउट कोरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ नेशनल आउटपुट। मुझे टोटल दारोमदार यही है कि हमें सेविंग करके दोबारा अपने उसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करके अपना एनहांस करना होगा। Suppose that relationship low in the economy as the capital output ratio is roughly 3:1. If we define the capital output ratio as a K and assume further that the national net saving ratio S is fixed proportion of our national output 6% and that total new investment is determined by the level of total savings, we can construct the following simple model of economic growth. Net saving is some proportion of national income such that we have simple equation। यहाँ पे अब इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, हमें छोटे छोटे ना वो एक फंक्शन बता रहा है इसमें, क्योंकि हमारा मकसद क्या था कि आउटपुट रेशो है ना जो हमारे पास कैपिटल आउटपुट रेशो हमें यही बता रही है कि सबसे पहली बात पे फोकस है कि सेविंग जो है वो जीडीपी को बढ़ाएगी और कैपिटल आउटपुट रेशो होनी चाहिए। यानी मैंने अभी आपको बात बताई कि $3 हमें चाहिए $1 अगले साल में अपनी इकोनॉमी में इंक्लूड करने के लिए। यहाँ पे उसने हमें बताया है कि नेट सेविंग इज, हमें बताया गया है कि ये देखें सेविंग किसके बराबर है भला, वो कहते हैं सेविंग ये है कि कुछ पोर्शन जो है ना इनकम का वो हम बचा के रख लें। 3.1 इक्वेशन सिंपल बताया गया है हमें। फिर हमें बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कैपिटल स्टॉक एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय चेंज इन कैपिटल। इन्वेस्टमेंट किसके बराबर बता रहा है कि चेंज इन कैपिटल, उसको एक साइन दिया गया है क्योंकि अगर कैपिटल हमारे पास पहले हमने $1000 इन्वेस्ट किए हुए थे तो अब 1000 $10 हो गए, तो उसको हमने एक साइन दिया चेंज इन कैपिटल। अब देखें बच्चे हमारा जैसे हम डेफिनेशन की तरफ दोबारा मूव करेंगे तो यहाँ पे हमें बताया गया था कैपिटल आउटपुट रेशो, ठीक है, नीचे वाली लाइन जो है कैपिटल आउटपुट रेशो भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये देखें कैपिटल ऊपर आ गया और इनकम हमारे पास नीचे आ गई, तो ये एक रेशो बन गई उसकी कि कैपिटल आउटपुट रेशो इज इक्वल टू सी। सी क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशो हमने निकालनी है कि कितनी होनी चाहिए। तो हमें पता चला कि चेंज इन कैपिटल जो है वो डेफिनेटली चेंज इन जीडीपी लाएगा। तो फाइनली हमने ये देखा कि चेंज का वर्ड यूज किया क्योंकि हमने ये देखना है कि हमने $3 बचाने हैं एक कैपिटल आउटपुट रेशो बताने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ हमें बताया गया कि चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू सी चेंज इन इनकम। ये हम क्रॉस इसको हम मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते थे, चेंज इन वाई जो है ना सी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। देन हमारे पास क्या है कि 1/c इज अ मेजर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यूटिलाइजेशन। अब ये कहता है कि 1/c अगर हम इसमें निकालें तो ये कैपिटल को कितने तरीके से हम यूटिलाइज कर रहे हैं इस बारे में हमें बताएगा। ये थोड़ा मजीद भी इसमें चेंजिंग आएगी मल्टीप्लिकेशन रूल के तहत। अच्छा आगे हम फाइनली बिकॉज नेट national saving must equal net investment, we can write that saving is equal to investment। यहाँ पे उसने दोबारा से हमें बताया सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर है क्योंकि जो बचा हमने लगा दिया। बट फ्रॉम द इक्वेशन 3.1, ये 3.1 पे आते हैं, we know that S is equal to S, and from equation 3.2 and
3.3 we know that I is equal to change in capital is equal to C change इन। तो हमें ये बताया गया कि क्योंकि ये सेविंग की एक आउटपुट रेशो थी तो ये इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ गई है। आपको मे बी इस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, आइडिया ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं थोड़े से। इफ देयरफॉर फॉलोज दैट वी कैन राइट द आइडेंटिटी ऑफ अ सेविंग इक्वलिंग इन्वेस्टमेंट शोन बाय द इक्वेशन 3.4 एज, यहाँ उसने ये हमें चीज़ें बता दी हैं कि मज़ीद भी कि इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है सेविंग, सेविंग के इन्वेस्टमेंट क्या है, पोर्शन ऑफ इनकम जो हमने सेव किया था, चेंज इन वाई मल्टीप्लाई सी, तो ये भी हमारे पास एक सेविंग की बात है, या चेंज ऑफ कैपिटल, यानी ये तमाम इक्वल चीज़ें हैं। सिंपली हमने ये देखा पोर्शन ऑफ इनकम सी, डिवाइडिंग बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट बाय वाई एंड देन बाय सी, वी ऑब्टेन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि y को हम यहाँ ले गए हैं और s बाय सी यहाँ पे ले आए हैं। नोट दैट द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ इन द जीडीपी। तो हमें वो कहता है कि जो चेंज इन रेट ऑफ ग्रोथ है वो डेफिनेटली हमें क्या बताएगा। आप इसको मजीद जो है ना, मैंने अभी इसको जो है ना ऑनलाइन भी सर्च किया था, प्राइस अर्निंग, सॉरी जो ये हमारे पास कैपिटल आउटपुट रेशो थी। आप कैपिटल आउटपुट रेशो को गूगल भी कर सकते हैं, आपको मजीद अच्छे तरीके से ये समझा देगा कैपिटल आउटपुट रेशो को। बच्चे अल्टीमेटली हमारे थ्योरी का मकसद क्या था? मकसद हमारा यही है टू ग्रो, ये यहाँ से अब मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, टू ग्रो economies must save and invest a certain proportion of their GDP. The more they can save and invest, the faster they can grow. But the actual rate at which they can grow. अच्छा बच्चे, मैं ये क्लास को दोबारा से कनेक्ट करने लगा हूँ, प्लीज कैन यू हियर मी, आर यू विद मी? जी बच्चे ऑनलाइन हैं आप सब? Yes, sir. जी सर। जी बच्चे आप जो है ना दोबारा क्लास ज्वाइन करें नए नए लिंक के साथ, ठीक है? इसको फिर हम कंक्लूड करने लगे हैं। यस सर। जी सर।